Hello, dear students. Today we will discuss Romeo and Juliet. Romeo and Juliet was the tragedy play and written by William Shakespeare. You know very well about William Shakespeare because I have discussion about the William Shakespeare many times. So I hope that you know अबाउट द विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को एक मास्टर माइंड हैं किसके ट्रेजेडी प्ले के, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ रोमियो एंड जूलियट के बारे में, ये भी एक ट्रेजेडी प्ले है और बहुत ही फेमस प्ले है। ये किसी ना किसी कोर्स में, चाहे आप एकेडमिक सेशन में हो और चाहे आप डिग्री सेशन में आ गए हो, कहीं ना कहीं ये प्ले आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो सकता है। खैर हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एकेडमिक सेशन मीन्स मतलब 9th क्लास 10th क्लास में रोमियो एंड जूलियट जो प्ले बेस्ड एक बुक है वो बाकायदा रखी हुई है और बच्चे इसकी स्टडी भी करते हैं। तो चलिए, अच्छा दूसरी चीज़ एक और बात है कि टीजीटी पीजीटी और प्लस दैट सेट जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम हैं उनमें ये प्ले से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है हमें। किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाता है। मैंने बताया ना कि एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी प्ले है, इसलिए इस प्ले को मतलब एक फोकस किया जाता है कि देखें बच्चों को ये भी पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स भी कुछ ज़्यादा ही हैं रोमियो एंड जूलियट में। और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप ही के सामने समरी को। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हेयर आर द मेन कैरेक्टर्स इन विलियम शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट। यहाँ पर जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी थीम मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि यहाँ पर दो फैमिलीज़ थी। एक थे मॉन्टेग्यू फैमिली और एक है कैपुलेट फैमिली। देखिए, एक फैमिली कौन है, मॉन्टेग्यू, और दूसरी है कैपुलेट फैमिली। ठीक है, दोनों में आपस में फ्यूड है, मतलब झगड़ा है, बहुत ज़्यादा पुराना झगड़ा है। एक ऐसा झगड़ा है जो कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी, इस टाइप से समझिए। मॉन्टेग्यू फैमिली में हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रोमियो मॉन्टेग्यू। तो पहले तो रोमियो ही है जो कि प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है इन दिस ट्रेजेडी प्ले। द प्ले मेल प्रोटैगनिस्ट, ए पैशनेट एंड इम्पल्सिव यंग मैन हु फॉल्स डीपली इन लव विद जूलियट। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पल्सिव यंग मैन है और एक बहुत ही पैशनेट जो है हमारे पास पर्सन है, जो कि बहुत ही डीपली लव के साथ जूलियट से प्यार करता है और उसके साथ ये प्यार में पड़ जाता है। तो सबसे पहला तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर कौन है, रोमियो है। रोमियो बिलोंग्स टू द मॉन्टेग्यू फैमिली, अंडरस्टूड। नंबर 2, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, रोमियोज फादर एंड हेड ऑफ द मॉन्टेग्यू फैमिली। रोमियो के पिता का नाम है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जो कि मॉन्टेग्यू फैमिली के हेड हैं। कंसर्न अबाउट रोमियोज मेलनकॉली एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। अगर हम रोमियो के दुख की बात करें तो ये हमें प्ले की स्टार्टिंग में ही दिखाई दे जाता है कि रोमियो का जो दुख है वो शुरुआत से ही प्ले को हम देख रहे हैं कि उसमें मिलेगा हमें। जब शुरुआत होगी प्ले की तो वहीं से दुख और उदासी की शुरुआत उसकी हो जाती है। नंबर 3 है लेडी मॉन्टेग्यू, रोमियोज मदर, डाइज ऑफ ग्रीफ आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड। ये रोमियो की माँ हैं। जब रोमियो को वनवास मतलब एक्साइल किया जाता है, कंट्री से बाहर निकाला जाता है, तो ये उसके दुख में मर गई थी उसकी मदर, जिनका नाम है लेडी मॉन्टेग्यू। नंबर 4, बेनवोलियो। बेनवोलियो कौन है, रोमियोज कजिन एंड लॉयल फ्रेंड। रोमियो का कजिन भी है और उसका बहुत वफादार दोस्त भी है। पीसफुल एंड रीजनेबल, बहुत शांति से रहने वाला आदमी। ऑफन ट्राइज टू डिफ्यूज कन्फ्लिक्ट्स, वो पूरी तरह कोशिश करता है कि काश ये संघर्ष खत्म हो जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए। उसकी पूरी कोशिश है क्योंकि वो शांति प्रिय है। नंबर 5 है बाल्थासार। बाल्थासार कौन है, रोमियो सर्वेंट, ये रोमियो का नौकर है। ब्रिंग्स रोमियो द न्यूज़ ऑफ जूलियस डेथ। बाल्थासार वही है जो रोमियो के पास खबर लेकर आता है जूलियट की मृत्यु की। मैं समझती हूँ अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉन्टेग्यू फैमिली का डिस्कशन कर रहे थे। मॉन्टेग्यू फैमिली में रोमियो मॉन्टेग्यू जो कि प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो कि रोमियो मॉन्टेग्यू के फादर हैं, एंड द थर्ड इज लेडी मॉन्टेग्यू जो कि रोमियो की मदर हैं, एंड बेनवोलियो रोमियोज कजिन एंड लॉयल फ्रेंड है, एंड फिफ्थ इज द बाल्थासार रोमियो सर्वेंट। ये वो सर्वेंट है जो जूलियस की डेथ की खबर लेकर के रोमियो के पास आता है, अंडरस्टूड। चलिए, ये 5 कैरेक्टर हमारे मॉन्टेग्यू फैमिली को बिलोंग कर रहे थे। अब आते हैं कैपुलेट फैमिली में कौन कौन है।
फर्स्ट नंबर 1, जूलियट कैपुलेट, द प्लेस फीमेल प्रोटोगोनिस्ट। समझ गए, जूलियट कैपुलेट ही सबसे पहली है जो कि फीमेल प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर इन दिस प्ले। ए 13 years old गर्ल हु फॉल्स डीपली इन लव विद रोमियो। ये 13 साल की एक लड़की है जो कि बहुत गहरे प्यार में रोमियो के पड़ जाती है। नंबर 2, लॉर्ड कैपुलेट, जूलियट फादर एंड हेड ऑफ द कैपुलेट फैमिली। लॉर्ड कैपुलेट कौन है? जूलियट के पिता हैं और ये कैपुलेट फैमिली के हेड भी हैं। इनिशियली कैरिंग बट लेटर बिकम्स हार्श व्हेन जूलियट रिफ्यूजेस टू मैरी पेरिस। शुरुआत में तो ये अपनी बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के थे, लेकिन बाद में बहुत कठोर हो जाते हैं जब जूलियट पेरिस से शादी करने को मना कर देती है। तब इनका दिल जूलियट की तरफ से सख्त हो जाता है। नंबर 3, लेडी कैपुलेट, जूलियट्स मदर। ये जूलियट की माँ है। डिटेस्ट एंड डिस्टेंट फ्रॉम जूलियट, रिलाइंग ऑन द नर्स टू केयर फॉर हर डॉटर। वो हमेशा जूलियट से थोड़ा दूरी बना के रहती हैं और वो उसकी देखभाल के लिए एक उसकी केयरटेकर, उसकी नर्स को अपनी बेटी के पास छोड़ देती हैं। ठीक है, वो अपनी बेटी की देखभाल नर्स के हाथों में छोड़ देती हैं। नंबर 4 है टाइबॉल्ट, जूलियट्स फायरी एंड एग्रेसिव कजिन। ये टाइबॉल्ट कौन है? ये जूलियट के साथ रहने वाला उसका कजिन है, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव नेचर का है। हेट्स द मॉन्टेग्यूज एंड इज किल्ड बाय रोमियो इन ए डुएल। वो नफरत करता है मॉन्टेग्यू फैमिली से और पूरी कोशिश करने की कोशिश करता है कि रोमियो का कत्ल कर दे। तो उसका क्या रहता है लास्ट तक कि रोमियो की हत्या कर दी जाए। नंबर 5, द नर्स, जूलियस केयर टेकर एंड कॉन्फिडेंट। ये नर्स जो है जूलियट की केयर टेकर है और उसकी विश्वसनीय भी है। प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ बट ऑल्सो सपोर्ट्स जूलियट्स इन हर रिलेशनशिप विद रोमियो। वो पूरी तरीके से बीच बीच में थोड़ा सा हास्य से सपोर्ट करती है जूलियट का। जब वो रिलेशनशिप रोमियो के साथ बना रही थी तो उस समय पूरा सपोर्ट नर्स का जूलियट को था। अब है न्यूट्रल एंड अदर कैरेक्टर्स। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेकंड हमारी फैमिली कौन सी है? कैपुलेट फैमिली है। कैपुलेट फैमिली में जूलियट कैपुलेट है जो कि 13 years old गर्ल है, जो कि पूरी तरीके से डीपली इन लव विद रोमियो। ठीक, रोमियो के साथ प्यार करती है। नंबर 2, लॉर्ड कैपुलेट जो कि फादर हैं जूलियट के। थर्ड, लेडी कैपुलेट जो कि जूलियट की मदर हैं। नंबर 4, टाइबॉल्ट जो कि जूलियट के एग्रेसिव कजिन हैं। एंड 5th, द नर्स जो कि जूलियट्स की केयर टेकर और कॉन्फिडेंट है। अंडरस्टूड। अब अदर कैरेक्टर जो हमारे माइनर कैरेक्टर हैं उनको देख लेते हैं। न्यूट्रल अदर कैरेक्टर्स। नंबर 1, फ्रायर लॉरेंस, ए वाइज एंड वेल मीनिंग प्रिस्ट। बहुत ही बुद्धिमान और बहुत अच्छी समझ रखने वाले फादर हैं, प्रिस्ट हैं। मैरीज रोमियो एंड जूलियट इन सीक्रेट एंड डिवाइसेस द प्लान फॉर जूलियट्स फेक डेथ। वो रोमियो एंड जूलियट की शादी को रहस्यात्मक रूप से करवाते हैं, करने की योजना बनाते हैं और जूलियट की फेक डेथ भी करवाते हैं। नंबर 2, मतलब वो झूठी मृत्यु का नाटक रचने के लिए प्लान की योजना बनाते हैं। नंबर 2, मर्क्यूशियो, रोमियोज विटी एंड लाइवली बेस्ट फ्रेंड। रोमियो का बहुत ही समझदार बुद्धिमान एक उसका बेस्ट फ्रेंड है। किल्ड बाय टाइबॉल्ट विच ट्रिगर्स रोमियोज रिवेंज। टाइबॉल्ट के द्वारा उसे मार दिया जाता है जबकि वो रोमियो से बदला लेना चाहता, विच ट्रिगर्स रोमियोज रिवेंज। अब रोमियो उसका बदला लेने के लिए फिर किसको करता है? फिर टाइबॉल्ट को मार देता है। तो इस तरीके से टाइबॉल्ट भी ख़त्म हो जाता है और रोमियो का बेस्ट फ्रेंड मर्क्यूशियो भी ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, प्रिंस एस्केलस, द रूलर ऑफ वेरोना स्ट्राइव्स टू मेंटेन पीस इन द सिटी। ये कौन है? प्रिंस एस्केलस हैं, वेरोना के रूलर, शासक हैं, जो चाहते हैं कि हमारे शहर में शांति बनी रहे, मतलब दोनों फैमिली ना लड़ें। नंबर 4, पेरिस, नोबल मैन हु विशेज टू मैरी जूलियट। पेरिस वो सम्मानित व्यक्ति है जो कि जूलियट से शादी बनाने की इच्छा रखता है और जिसे रोमियो के द्वारा मार दिया जाता है। किल्ड बाय रोमियो एट जूलियस टॉम। ठीक है, रोमियो के द्वारा एट जूलियस टॉम, यानी कि जूलियट की कब्र के पास, जहाँ पर उसकी कब्र है जूलियट की, उसके पास ही रोमियो उसको मार करके दफना भी देता है। नोबल मैन हु विशेज टू मैरी जूलियट, किल्ड बाय रोमियो, रोमियो के द्वारा जिसे मार दिया जाता है एट जूलियस टॉम, जूलियट की कब्र पर। नंबर 5, एपोथेक्रे। एपोथेक्री कौन? ए पुअर फार्मासिस्ट हु सेल्स पॉइजन टू रोमियो। एपोथेक्री है कि एक बहुत ही गरीब जो है, ए पुअर यानी एक मासूम भी कह सकते हैं, ए पुअर फार्मासिस्ट जो कि दवा बेचने वाला व्यक्ति है और जो रोमियो को पॉइजन देता है। नंबर 6 है रोजालिन, रोमियोज इनिशियल लव इंटरेस्ट हु डज नॉट रिटर्न हिज फीलिंग्स। रोजालिन वो लड़की है जो कि रोमियो को प्यार करती है, उसमें रुचि भी लेती है, रोमियो भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो कभी उसके पास लौट करके नहीं आती।
रोजालिन का मतलब प्यार थोड़ा ऐसा ही था। रोजालिन जो थी वो रोमियो तो उसको चाहता था और रोजालिन उसको छोड़कर चली गई थी और फिर वापस पलट के नहीं आई। तो इसी दुख में रोमियो स्टार्टिंग में जब एक्ट खुलता है तो वहाँ पर यही सीन दिखाया जाता है। तो रोजालिन का बहुत ज़्यादा कैरेक्टर रोजालिन का बहुत ज़्यादा जो है कैरेक्टर या उसका रोल ज़्यादा नहीं है इस प्ले में। These characters together weave the tale of forbidden love, family feud and tragic destiny. ये सभी कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर के बुनते हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें इनकार है प्यार को लेकर, जिसमें हमारी फैमिली के जो झगड़े हैं दोनों फैमिली के, कैपुलेट और मॉन्टेग्यू, उन फैमिली के झगड़े को दिखाया गया और साथ ही इसके साथ भाग्य के दुख को भी दिखाया गया कि भाग्य किस तरह दुखदाई होता है। जहाँ तक समझ रही हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। समरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब हम यहाँ पर समरी को लेकर रोमियो जूलियट की, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उसकी समरी को पढ़ेंगे। समरी आपकी क्या कहती है, हमें ये देखना होगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले बात आती है समरी में सेटिंग। सेटिंग कहाँ पे हुई थी रोमियो एंड जूलियट की? तो वेरोना, इटली का एक शहर है वेरोना, वेयर टू राइवल फैमिलीज, जहाँ पर दो सम्मानित परिवार रहते हैं। द मॉन्टेग्यूज एंड द कैपुलेट्स हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड। जिन दो परिवारों के नाम ही, एक का नाम है मॉन्टेग्यूज फैमिली, एक का नाम है कैपुलेट्स, और दोनों में पारिवारिक झगड़े बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट है एक्ट फर्स्ट। प्लॉट मतलब समरी या कहानी का। एक्ट फर्स्ट क्या है? द प्ले ओपन विद ए फाइट बिटवीन द मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स। जहाँ पर हमारा प्ले खुलता है वहाँ शुरुआत ही फाइट से होती है दोनों फैमिलीज के बीच में, जिसमें कि मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स हैं। द प्रिंस ऑफ वेरोना इंटरवेंस, वार्निंग बोथ फैमिलीज टू पुट एन एंड ऑफ देयर फ्यूड। यहाँ पर जो वेरोना के प्रिंस हैं वो दोनों फैमिलीज को वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अंततः ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए। मीनवाइल लॉर्ड कैपुलेट्स डॉटर जूलियट इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट 30-year-old। जबकि यहीं पर जो लॉर्ड कैपुलेट्स डॉटर है, लॉर्ड कैपुलेट की जो लड़की है जूलियट, वो एक बहुत ज़्यादा सुंदर मासूम 13 साल की लड़की है, जिसको पहले ही एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट एक्ट सेकंड। ओके, एट ए बॉल हॉस्टेड बाय द कैपुलेट्स रोमियो ए मॉन्टेग्यू फॉल्स इन लव विद जूलियट एट फर्स्ट साइट। होता क्या है कि कैपुलेट्स फैमिली के द्वारा जहाँ पर रोमियो, जो कि मॉन्टेग्यू फैमिली का है, वो पहली ही नज़र में जूलियट के प्यार में पड़ जाता है। द एक्सचेंज वॉज ऑफ लव बट देयर फैमिलीज हेटेड फॉर ईच अदर मेक्स देयर लव इम्पॉसिबल। वो आपस में एक दूसरे के प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे और उन्होंने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार भी किया, लेकिन दोनों अपनी फैमिली जानते थे कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर और उनका प्यार यहाँ पर बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। मगर वो फिर भी अपने प्यार को बिना डरे एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ऐसे समझिए। द एक्सचेंज वॉज ऑफ लव बट देयर फैमिलीज हेटेड फॉर ईच अदर मेक्स देयर लव इम्पॉसिबल। वो जानते थे कि उनकी फैमिली एक दूसरे से नफरत करती है, लेकिन उनका प्यार इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी सबके बावजूद भी वो अपने प्यार का इजहार एक दूसरे के सामने करते हैं। एक्ट थर्ड। Romeo and Juliet marry in secret with the help of Friar Lawrence, a wise and understanding priest. Romeo and Juliet अपनी शादी रहस्यात्मक तरीके से बनाते हैं। किसकी मदद से? फ्रायर लॉरेंस की मदद से, क्योंकि वो एक बहुत ही बुद्धिमान समझदार फादर हैं, प्रिस्ट हैं। However, when Romeo kills Juliet cousin Tybalt in a duel, he is banished from Verona. जबकि जब रोमियो मार देता है जूलियट के कजिन टाइबॉल्ट को एक झगड़े के दौरान, तो उसे वेरोना से क्या मिल जाता है? बैनिश्ड, यानी उसको निकाल दिया जाता है। किसको? रोमियो को वो वेरोना से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो जूलियट के कजिन टाइबॉल्ट की हत्या कर देता है। एक्ट फोर्थ। जूलियट पेरेंट्स अरेंज फॉर हर टू मैरी अनदर मैन बट शी रिफ्यूजेज। जूलियट के जो पेरेंट्स हैं वो पूरी तरीके से उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बनाना चाहते थे, जिसे वो मना कर देती है। इन डेस्परेशन जूलियट टर्न्स टू फ्रायर लॉरेंस फॉर हेल्प। और इसके अलावा या इसके बजाय वो क्या करती है कि जूलियट जाती है फ्रायर लॉरेंस के पास मदद के लिए। ही गिव्स हर ए पोशन दैट विल मेक हर अपीयर डेड, होपिंग दैट दिस विल अलाउ हर टू एस्केप हर अरेंज्ड मैरिज एंड बी reunited with Romeo.
ही गिव्स हर ए पोशन। अब आपको पोशन वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा। पोशन का मतलब होता है कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा मिक्सचर जो सिर्फ एक प्योर दवा से ना बना हो बल्कि उसमें बहुत सारी दवाएं मिलाई गई हों। तो जब बहुत सारी दवाएं मिला करके कोई लिक्विड तैयार किया जाता है तो उसके लिए आता है एक वर्ड पोशन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जूलियट को एक पोशन देते हैं और वो ये कहते हैं कि इसे पीने के बाद वो ऐसा लगेगी जैसे मर गई हो। और फिर साथ में आगे वो ये भी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अपनी इस अरेंज मैरिज से बचना है, अपनी शादी से अपने को बचाना है, तो ये तो तुम्हें करना होगा। यही एक आशा है तुम्हारे पास कि तुम ऐसा करो और फिर एक बार फिर से तुम रोमियो से इस तरह से मिल सकती हो। मतलब तुम अपने घर वालों के सामने तो जब तुम ये पोशन पी लोगी तो लगेगा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी टल जाएगी, जो कि अरेंज मैरिज है, उसके बाद रोमियो से तुम दोबारा से मिल सकती हो। एक्ट 5, जूलियट टेक्स द पोशन एंड इज फाउंड डेड बाय हर फैमिली। ठीक है, जूलियट उस पोशन को ले लेती है और अपनी फैमिली के द्वारा उसे पाया जाता है कि वो मर गई है। जब उसकी फैमिली देखती है कि वो तो मर गई है, बिलीविंग शी इज़ रियली डेड, वो ऐसा यकीन कर लेते हैं कि वो वाकई मर गई है। रोमियो पॉइजनस हिमसेल्फ इन हर टॉम, रोमियो भी खुद को उसकी कब्र में, देखिए रोमियो भी जहर पी लेता है और हिमसेल्फ इन हर टॉम, और उसकी कब्र में जाकर लेट जाता है। जूलियट वॉक्स अप टू फाइंड रोमियो डेड एंड स्टैब्स हरसेल्फ विद हिज डैगर टू जॉइन हिम इन डेथ। जब जूलियट जागती है, जो समय हो जाता है, मतलब क्योंकि जो लॉरेंस थे, जो प्रिस्ट थे, वो यही कहते हैं कि जब आपका समय हो जाएगा, इस मिक्सचर का असर कम होगा, पोशन का असर कम होगा, तो तुम्हें खुद ही होश आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही जब अब जूलियट को तो, रोमियो को तो इस सीक्रेट प्लान में शामिल किया नहीं था इन लोगों ने। रोमियो को जब ये खबर मिलती है कि जूलियट मर गई है और उसने इस तरीके से पॉइजन ले लिया है, तो रोमियो एकदम पागल हो जाता है। रोमियो उसकी कब्र पर जाता है और जाने के बाद वहाँ पर वो एक जहर जो है साथ में लिए रहता है पॉइजन को, वो खा लेता है, जिससे क्या होता है कि रोमियो मर जाता है। अब जूलियट का जब समय पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, तो आफ्टर 24 आवर्स बाद जब जूलियट को होश आता है, वो देखती है कि रोमियो मरा हुआ है, तो वो उसी के खंजर से, उसी के डैगर से खुद को अब खंजर भोंक लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से फिर बाद में जूलियट मरती है, जबकि जूलियट पहले नहीं मरी थी, पोशन पीने के बाद वो जिंदा रहती है। और रोमियो जब उसको मरा हुआ देखता है तो वो पॉइजन खा लेता है। इस तरह ये एक ट्रेजेडी प्ले का एंड होता है। द ट्रेजिक एंड ऑफ द टू लवर्स अल्टीमेटली ब्रिंग्स पीस बिटवीन देयर फैमिलीज। और इस तरह इसका जो अंत है वो बहुत ही ट्रेजिक रूप में होता है और दोनों लवर्स दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और दोनों की फैमिलीज़, अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों की फैमिली के बीच में एक शांति स्थापित हो जाती है। मतलब दोनों लवर के मरते ही जाहिर सी बात है ये एक ट्रेजेडी एंड हुआ था या ट्रेजिक एंड हुआ था, जिसकी वजह से अब दोनों फैमिलीज़ को समझ में आता है। उसकी जब बेटी वो अपनी खो देते हैं, इधर से रोमियो की जो फैमिली है वो रोमियो को खो देती है, तब उनको लगता है कि इस नफ़रत का कोई अंजाम नहीं अच्छा हुआ और हमें अब इस नफ़रत को ख़त्म कर देना चाहिए। अब बात आती है थीम की, मतलब इसकी थीम क्या है रोमियो एंड जूलियट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव वर्सेस हेट। एक तरफ प्यार चल रहा है, दूसरी तरफ नफरत चल रही है। दोनों फैमिलीज़ के बीच में नफरत है और रोमियो एंड जूलियट प्यार बनाने में लगे हैं। द इंटेंस लव बिटवीन रोमियो एंड जूलियट इज कंट्रास्टेड विद द हेटेड बिटवीन देयर फैमिलीज। अंडरस्टूड? मतलब रोमियो एंड जूलियट के बीच में तो प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ हमें विरोधाभास कहाँ देखने को मिलता है कि जहाँ दोनों फैमिलीज़ के बीच में बेइंतहा नफरत है। नंबर 2, फेट वर्सेस फ्री विल। एक तरफ भाग्य है और दूसरी तरफ आज़ाद उड़ती हुई इच्छाएं हैं। द कैरेक्टर्स चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फेट, फॉर्च्यून एंड सर्कमस्टेंसेस। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद ही अपने भाग्य के द्वारा जितना भी प्रभावित हो सकते हैं उसी के द्वारा चुन लिए गए हैं। उनका भविष्य और उनके हालात उन्हें उस तरफ लेकर जाते हैं। नंबर 3, यूथ एंड इम्पल्सिविटी। नौजवानी में किए गए फैसले, यानी कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि इंसान जब अपनी कम उम्र में होता है तो वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो यूथ एंड इम्पल्सिविटी का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जब इंसान अपने डिसीज़न तो ले, लेकिन बहुत सोच समझ कर डिसीज़न ना ले रहा हो, एज कम होने की वजह से भी, एक्सपीरियंस कम होने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें इम्पल्सिव में आ जाती हैं। रोमियो एंड जूलियट्स इम्पल्सिव डिसीजन लीड टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। रोमियो और जूलियट का लिया गया नासमझी से किया गया फैसला
जो कि उनके ट्रेजिक हालातों को लीड करता है। जितनी भी दुख उन्होंने झेले दोनों लोगों ने, उसकी वजह कुछ ये भी थी कि रोमियो एंड जूलियट इमैच्योर थे। कहीं न कहीं उनके जो डिसीज़न थे, वो बहुत सोच समझ कर नहीं लिए गए थे। अब आती है बात सिंबोलिज़्म। आप इसमें क्या प्रतीक देखने को मिलता है, सिंबोलिज़्म क्या है? पहला है द एपोथेकेरी। एपोथेकेरी रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ हेट एंड द रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया एपोथेकेरी, जो कि रिप्रेजेंट करता है उस शक्ति को जो कि नफ़रत में बेइंतहा डूबी हो, और दूसरी तरफ उस शक्ति को जो कि प्यार में बहुत ज़्यादा डूबी हो। तो दोनों आपस में क्या हैं, ये एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट हैं दोनों ही। एक तरफ तो ऐसी नफ़रत है जो कि बहुत ज़्यादा नफ़रत में डूबी है, और एक तरफ ऐसा प्यार है जो बहुत ज़्यादा प्यार में डूबा है। नंबर 2, द रोज़ सिम्बलाइजेज लव, पेशन एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू फैमिलीज़। एक गुलाब का फूल भी इसके अंदर है। तो रोज़ का मतलब क्या है, वो सिंबल है प्यार का, पेशन का, और दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी द रोज़ का जो यहाँ पर प्रेजेंस है, उसकी यही चीज़ दिखाता है कि प्यार है, पेशन है, और वो बात अलग है कि दोनों फैमिलीज़ के बीच बेइंतहा संघर्ष भी है। किस स्टाइल में लिखा गया है रोमियो एंड जूलियट? Romeo and Juliet number 1 है blank verse style. Shakespeare uses unrhymed iambic pentameter to create a sense of natural speech and drama. शेक्सपियर ने अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर क्रिएट करते हुए नेचुरल स्पीच दी इस ड्रामे के अंदर। नंबर 2, इमेजरी एंड मेटाफोर। कल्पनाओं का बहुत सहारा लिया गया है। विविड इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज इनरिच द प्लेज इमोशनल इम्पैक्ट एंड थीमेटिक डेप्थ। विभिन्न प्रकार की इमेजरी और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उसने प्ले के अंदर इमोशंस को डाला है। ठीक है, पूरा प्ले इमोशनली चल रहा है, और जो कहीं ना कहीं थीमेटिक डेप्थ का मतलब होता है, यानी जो हमारी थीम है उसको गहराई से इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। जितनी भी इमेजरी और मेटाफर का यूज़ किया गया है, वो क्या कर रहा है, थीम की डेप्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, और प्ले का जो इमोशंस है वो एकदम भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जिसमें विविड इमेजरी है, विभिन्न प्रकार की इमेजरी और मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। ओके, लास्ट, रोमियो एंड जूलियट रिमेन्स वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट beloved and enduring tragedies, continuing to captivate audience with its timeless themes and universal emotions. रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का एक ऐसा बीलव्ड और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही फेमस तरीके से उस ट्रेजिडीज़ को दिखाना पूरे एक ग्लोबलाइजेशन के साथ में। आप इस तरह से समझिए कि शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता होगा, हर देश में हर कोई जानता है जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो, चाहे एज ए टीचर हो। हर कोई शेक्सपियर के बगैर आप इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट अपने कर ही नहीं सकते। तो यही बात है कि शेक्सपियर का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इंड्यूरिंग ट्रेजेडीज़ जिसको हम कहेंगे, तो वो रोमियो जूलियट है, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें ऑडियंस को अपने साथ बांधे रखने की लगातार एक क्षमता है कि इंसान इसके साथ अगर इस नाटक को देखेगा या इस प्ले को देखेगा तो लगातार वो इसके साथ अपने को बंधा हुआ महसूस करेगा। इसकी थीम ऐसी है, और साथ में ये यूनिवर्सल इमोशंस को भी पर्दे पर दिखाता है। यूनिवर्सल इमोशंस मतलब जो प्यार वगैरह है, ये सब तो एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं भाई। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि कहीं मतलब प्यार होना, प्यार की जैसी चीज़ें होना, वो चाहे आपके मोहल्ले में हो, आपकी क्लास में हो, अदरवाइज़ किसी भी सिनेरियो में हो, लेकिन ये है कि लव की जो थीम होती है वो यूनिवर्सल थीम कहलाती है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में हर इंसान मोहब्बत, प्यार इन सब से ही जुड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक यूनिवर्सल थीम है, एक यूनिवर्सल इमोशन है, जिससे हर इंसान अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसीलिए शेक्सपियर का ये जो प्ले है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही प्यारा प्ले है। मगर लास्ट में जो इसकी इसीलिए ट्रेजेडी प्ले कहलाया क्योंकि इसमें दोनों की डेथ हो जाती है, रोमियो की भी और जूलियट की भी। ये था आज आपका रोमियो एंड जूलियट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये प्ले आपको बहुत हेल्प करेगा, इसके कैरेक्टर्स भी। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और अगर आप मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे तैयार हो सकते हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी के साथ
किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे कि अगर स्टाइल पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ब्लैंक वर्सेस स्टाइल है, इमेजरी मेटाफर है। अगर आपसे सिंबोलिज्म पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि सिंबोलिज्म तो 2 ही यूज़ हुए हैं, द एपोथेकेरी एंड द रोज़। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि थीम की जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, तो आप कह सकते हैं लव वर्सेस हेट, फेट वर्सेस फ्री विल एंड यूथ एंड इम्पल्सिविटी। इस टाइप से करके आप छोटी-छोटी टॉपिक के थ्रू अपने बहुत सारे एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो और आज का ये रोमियो एंड जूलियट जो प्ले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न अब आपको क्रिएट नहीं होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल हर घर इंग्लिश से। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो कि इंग्लिश के एस्पायरेंट्स हैं आप उनके साथ जुड़िए और उनको ये चैनल की जो वीडियो हैं वो शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल का और इसके कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से स्पेशली हम प्रिपेयर करेंगे और आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।